हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स और अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धंजीलाल सर। इस चैनल पर मैंने फंडामेंटल राइट्स करवा दिए हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट्स रूप में करवाए हैं और यूपीएससी में शॉर्ट्स रूप से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने दोबारा डिसीजन लिया कि मैं पूरी तरह से कंप्लीट कराऊं एक एक अधिकार को। अब आज हम पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार। वैसे अभी वर्तमान में 6 राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स। उसमें जो सबसे प्रथम है वो राइट ऑफ इक्वालिटी का अधिकार है और संविधान के भाग 3 में 12 से कब तक कितने अनुच्छेद तक फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है और इन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किनको कहा जाता है? मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स को। तो आज हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वालिटी। इसमें आर्टिकल 14 के अंदर विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण है। अब इसमें 2 टॉपिक है। विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटेन से लिया गया है और इसका मतलब नकारात्मक होता है। फिर है विधियों के समान संरक्षण, ये सकारात्मक है। ये अमेरिकी मूल संविधान से लिया गया है। फिर जो समानता के अपवाद है, जैसे अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 31 गए, इनको हम समझाएंगे आपको। फिर समानता का अधिकार पर जो आर्टिकल 15 है, कुछ आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जा सकता है, जैसे बच्चे, महिला, SC ST और अल्पसंख्यक के आधार पर विभेद किया जा सकता है, आर्टिकल 15 बताता है। फिर है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये आर्टिकल 16 के अंतर्गत है और इसके अपवाद भी है, वो हम आपको बताएंगे। फिर है आर्टिकल 17, इसमें अस्पृश्यता का अंत, इसे ना संविधान में इस शब्द का उपयोग नहीं किया गया है और ना ही संविधान में इस पर बातचीत हुई है अस्पृश्यता शब्द के बारे में। ठीक है। फिर है आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। इसमें से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम एक बार अच्छी तरह से लक्ष्मीकांत बुक से देखते हैं। असमानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वालिटी, इसमें विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण है। अनुच्छेद 14 में क्या बात की गई है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत संपत्तियां, समितियां या किसी भी अंतर की विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। ठीक है। तो इसमें कहा गया कि इसमें जो संवैधानिक निगम है, कंपनियां है, समितियां है और किसी भी तरह की जो विधिक व्यक्ति है वो भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण में। ठीक है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो विधि के समक्ष समता है, इसमें इसके बारे में बताया गया है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। अगर कोई व्यक्ति है, वो बड़ा हो या गरीब हो या ऊंचा हो, उसको विधि के समान समझा जाएगा और उसके जो विशेष अधिकार है उनकी अनुपस्थिति रहेगी। साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अमीर, गरीब, ऊंचा, नीचा, अधिकारी, गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं है। विधि से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। ये विधि के समक्ष समता के सिद्धांत पर लागू होता है। फिर दूसरे संदर्भ में, कौन सा दूसरा संदर्भ है जिसमें विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
इसमें विधियाँ द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों और अध्यारोपित दायित्व दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता रखी जाएगी। क्या समान व्यवहार किया जाएगा। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है और बिना भेदभाव के सम्मान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस तरह पहला नकारात्मक संदर्भ है जबकि दूसरा सकारात्मक है। हालांकि दोनों का उद्देश्य क्या है, विधि, अवसर और न्याय की समानता है। ठीक है, दोनों का उद्देश्य है विधि, अवसर और न्याय की समानता है। फिर आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जहां सम्मान एवं असम्मान के बीच अलग अलग व्यवहार होता है अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। ठीक है, किसने दिए, सुप्रीम कोर्ट ने। अदबी अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है। यह विधियों द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देन के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है, लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बल्कि विवेकपूर्ण, सशक्त और पृथक होना चाहिए। तो इसमें ये बात बताइए। अब इसमें देखेंगे समता के अपवाद कौन कौन से हैं। अब जो राइट ऑफ इक्वालिटी के अपवाद हैं, इसमें भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को निम्न शक्तियाँ प्राप्त है अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होंगे। मतलब इसका मतलब है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल अगर उनके कार्यकाल में कोई निर्णय लेते हैं तो वो किसी भी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडिक कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी अगर जब तक वो पद अवधि के में स्थित है। राष्ट्रपति या राज्यपाल की पद अवधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। ये अनुच्छेद 361 के अंतर्गत है। मतलब जब तक वह कार्यकाल या पदावधि के दौरान उनको ना तो कोई गिरफ्तार कर सकता है, ना कोई ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, ना ही कोई दंडिक कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है, ना ही वो किसी निर्णय के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं और कौन है। फिर है राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य में किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें इसकी सूचना देने के 2 माह बाद ही ऐसा किया जा सकता है। अगर कोई मुकदमा चलाया जाता तो इससे पहले उनको 2 महीने पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति यदि संसद या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्रवाई से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में, रेडियो, टेलीविज़न में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकेगा। ये अनुच्छेद 361 के अंतर्गत है। कौन? संसद या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में से कोई अगर प्रकाशन वो करते हैं तो उस पर किसी भी न्यायालय या दीवानी मामले में कोई भी मुकदमा न्यायालय दोबारा नहीं चलाया जाएगा। फिर नेक्स्ट, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 105 कहता, आपने देखा होगा कि विधानसभा में और संसद में आपस में काफ़ी मनमुटाव हो जाता है, कभी कभी लड़ते भी हैं, लेकिन उन पर वो कानूनी कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि उनको आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के द्वारा छूट प्राप्त है। ये 105 किन को प्राप्त है? संसद को, ठीक है, एमपी को। और 194 में किसको छूट प्राप्त है? एमएलए को, ठीक है। राज्य की विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा
कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिर अनुच्छेद 31 ग या अनुच्छेद 14 का अपवाद। इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 की उपधारा है उपधारा ग का समावेश है, तो उस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना कि जहाँ अनुच्छेद 31 ग आता है वहाँ से अनुच्छेद 14 चला जाता है, तो इसमें जो आर्टिकल है अनुच्छेद 31 ग वो अनुच्छेद 14 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है विदेशी संप्रभु शासक, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी या फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। ठीक है, राजदूत कूटनीतिक व्यक्ति है उन पर भी ये मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है, तो ये समता के अपवाद हैं। अब हम आगे देखते हैं आर्टिकल 15। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कैसा लगा आपको, और ये समता का अपवाद आपके समझ में आया कि नहीं आया। ये आर्टिकल 361, आर्टिकल 194, आर्टिकल 105, आर्टिकल 31 ग और आर्टिकल कौन सा 14, तो ये आपको समझना है। और ये समता के अपवाद हैं, कभी कभी इनसे क्वेश्चन बन जाता है। अब हम देखेंगे कुछ आधार पर विभेद का प्रतिषेध, कुछ आधार पर हम प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर के विभेद नहीं करेगा। ठीक है, यह आर्टिकल 15 में बताता है। इसमें दो कठोर शब्दों की व्यवस्था है, विभेद और केवल। विभेद का अभिप्राय है किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना। केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधार पर मतभेद किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पूर्णतः भागत या राज विधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्व निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ये प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था। विभेद से प्रतिषेध के सामान्य नियम के 3 अपवाद हैं। राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करें, तो इस आधार पर विभेद राज्य कर सकता है। राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे, तो राज्य कर सकता है। इसके आधार पर वह अपवाद हो सकता है। ठीक है, फिर राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई भी नियम बना सकता है। और यह कब जोड़ा गया था? यह 93 संविधान 2005 द्वारा शामिल किया गया था। इसे 93 CA 2005 द्वारा शामिल किया गया था है। दूसरा बात फिर है क्रीमी-लेयर। तो क्रीमी-लेयर के आधार पर भी विभेद कर सकते हैं। पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी-लेयर में आते हैं जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह केवल धर्म, मूल, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के स्थान के आधार पर राज्य
कि किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ये कौन बताता? आर्टिकल 16। लेकिन इसके भी अपवाद है, इसमें भी प्रतिषेध या विभेद हो सकता है। अब देखते हैं, संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकता है, जैसे कि सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 कुछ बरस बाद 1954 में समाप्त हो गया था। इस समय आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के अतिरिक्त किसी भी अन्य राज्य को यह व्यवस्था नहीं है। तो मतलब संसद किसी विशेष राज्य के लिए यह सुविधा कर सकता है। फिर है, राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। ये इसके अपवाद है आर्टिकल 16 के। और विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। अभी जैसे EWS रिजर्वेशन मिला है, तो इसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में परिवर्तन करके आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। क्योंकि तो वैसे इसमें हम ये जो अपवाद है, ये भी एक अपवाद है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे आगे। अब इसमें मंडल आयोग और उसके परिणाम है। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य BP मंडल की अध्यक्षता में किया था और अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत किए और इसके तहत OBC को 27% रिजर्वेशन मिला था। मैंने शॉर्ट रूप में बता दिया है क्योंकि काफ़ी लंबा है बताने में। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे और अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। अब इसमें अस्पृश्यता शब्द को नए तो संविधान में और नए अधिनियम में परिभाषित किया गया है। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी गई कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ है कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक निर्योग्यता अतः कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवा इत्यादि से इनका बहिष्कार नहीं है। फिर है, जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके तहत 6 माह का कारावास या 500 रुपये का दंड अथवा दोनों शामिल है। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी करार दिया जाएगा, सबसे बुरी बात तो ये उसे संसद या राज्य विधानमंडल चुनाव के लिए अयोग्य करार देने की व्यवस्था की गई। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत के केस में शामिल होता है तो उसको वो ना MP ना MLA नहीं बन पाएगा अगर ये अपराध सिद्ध हो जाता है। यह अधिनियम निम्नलिखित को अपराध मानता है, जैसे किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा से रोकना, परंपरागत धार्मिक दार्शनिक एवं आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, किसी दुकान होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल पर में प्रवेश से इनकार करना, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को बेइज्जत करना, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश को रोकना, फिर प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना अनटचेबिलिटी को, फिर किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य को संवैधानिक दायित्व होगा और इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। और वर्तमान में ये गैर जमानती अपराध है क्या? अस्पृश्यता। ठीक है, तो हमें किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना है। फिर है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इस संबंध में 4 प्रावधान है। यह निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, फिर इसमें क्या है, कोई विदेशी या राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धि या राष्ट्रपति की सहमति से के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर है इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, उपयुक्त प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक राज के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध है। अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं लगा सकता है कि महाराजा, राजा, राज बहादुर, दीवान। ठीक है, ये आर्टिकल 18 के विरुद्ध है। फिर है 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों को संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया है उनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री है। न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार उपाधि नहीं है, ये अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों को इनसे उल्लंघन नहीं होता है। इस तरह ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन यह व्यवस्था की गई कि पुरस्कार पाने वाला के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कार को त्यागना होगा। अगर मान लीजिए मुझे कोई पद्म विभूषण मिल जाता है और मैं पद्म विभूषण से सम्मानित श्री धनजी लाल लिखता हूँ, तो उससे मेरा पुरस्कार त्यागना पड़ेगा और मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पीछे भी नहीं लगा सकते, आगे भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 18 के विरुद्ध है। फिर इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई थी। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने उनका क्रम तोड़ दिया, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इन्हें पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, अभी कभी पूछा गया था कि एक बार में भारतीय रत्न कितने व्यक्ति को दे सकते हैं, ये अभी प्रीलिम्स में पूछा है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए लिख के, मैं तो बता दूंगा ये आपको, एक बार में 3 व्यक्तियों को दे सकते हैं। ठीक है, आज हमने कंप्लीट रूप से राइट ऑफ इक्वालिटी, समानता का अधिकार देख लिया, समता का अधिकार हमने देख लिया है और इसके अपवाद भी देख लिए हैं, और इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 देख लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँगा आर्टिकल 19 से लेकर के 22, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट ऑफ इन डिफेंस। ठीक है, वो मैं आपको कराऊँगा। और कैसा लगा है मेरा पढ़ाना और कैसी मेरी जानकारी लगाई, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट रूप में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स में इनसे काम नहीं चलेगा, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए।